इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग के लिए कौन से मेथड्स या कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और फिर हर एक टेक्निक को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एचआर डिमांड फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था कि एचआर डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी की एचआर की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, कंपनी को कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और एम्प्लॉयज के पास किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए। तो एचआर डिमांड फोरकास्टिंग फोकस करती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर। तो कंपनी की एचआर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है, उसके बाद फिर बारी आती है सप्लाई फोरकास्टिंग की। सप्लाई फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच इज फॉलोड बाय डिमांड फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी अवेलेबिलिटी है उसको एस्टिमेट करना। कंपनी की एचआर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, कितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेके आना पड़ेंगे ताकि कंपनी की एचआर डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। सप्लाई फोरकास्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर कंपनीज एनालाइज देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सेस टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। सप्लाई फोरकास्टिंग के अंदर इस चीज को डिटरमिन किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है कि कंपनी की एचआर नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेके आना पड़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की सप्लाई के एनालिसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इस चीज को डिटरमिन किया जाता है कि कंपनी के अंदर ऑलरेडी कितनी एचआर की इन्वेंट्री अवेलेबल है, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं। सेकेंड स्टेप होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई का मतलब यह है कि कंपनी की एचआर नीड्स को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ही अवेलेबल होते हैं। उनकी प्रमोशन करके, उनको ट्रांसफर करके, या जो रिटायर्ड स्टाफ है उनको रिकॉल करके, या जो ले ऑफ स्टाफ था जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था या डाउनसाइजिंग की वजह से जिन एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया था उनकी री अपॉइंटमेंट करके कंपनी की एचआर नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। तो इंटरनल सप्लाई के अंदर कंपनी इंटरनली एचआर डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई कि अगर कंपनी के पास इनसफिशिएंट सप्लाई है, कंपनी के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो इनसफिशिएंट है, इसके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स को एक्सेस किया जाता है, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू कैंडिडेट्स को एक्सेस किया जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट की जाती है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई के अंदर कंपनी की एचआर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एक्सेस किया जाता है, उनको अप्रोच किया जाता है। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लिटरेसी रेट। जिस जगह ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है वहां पे लिटरेसी रेट कितना है। अगर लिटरेसी रेट हाई होगा तो आपको इजीली कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रिक्वायर्ड स्किल्स के एम्प्लॉयज मिल जाएं। ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिक्वायर्ड स्किल्स के एम्प्लॉयज इजीली मिल जाएं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अगर कंपनी का कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड सिस्टम अट्रैक्टिव होगा तो आपको इजीली रिक्वायर्ड स्किल्स के एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड वन इज कॉम्पिटेंसी मॉडल, थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट चार्ट्स, फोर्थ वन इज स्टाफिंग टेबल, फिफ्थ वन इज सक्सेशन प्लानिंग एंड द लास्ट वन इज फ्लो मॉडलिंग और मार्कोव एनालिसिस। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर जो पास्ट डेटा होता है या जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उस डेटा को एवेलुएट किया जाता है और इसी डेटा के अंदर से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि फ्यूचर की एचआर सप्लाई को प्रिडिक्ट किया जा सके। जो प्रीवियसली डेटा अवेलेबल होता है ना उसी का क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर के अंदर आपके पास कितनी मैन पावर अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पिछले 1 साल के डेटा का एनालिसिस करें ना तो 3% एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए हैं, 4% एम्प्लॉयज थे जिन्होंने रिजाइन किया और 3% एम्प्लॉयज ऐसे थे जिनको जॉब से डिसमिस कर दिया गया। तो ये टोटल 10% रिडक्शन हुई है मैन पावर के अंदर।
क्योंकि पिछले साल के अंदर 10% रिडक्शन हुई है ना, तो इसी ट्रेंड को देखते हुए आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगले साल के अंदर भी 10% रिडक्शन ही होगी। इसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। सेकंड अप्रोच है कॉम्पिटेंसी मॉडल। कॉम्पिटेंसी कॉम्बिनेशन होता है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड का। कॉम्पिटेंसी मॉडल के अंदर ये देखते हैं कि कंपनी की जो एचआर रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कंपनी के पास करंटली एम्प्लॉयज अवेलेबल है, क्या कंपनी को जिस कॉम्पिटेंसी के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड अप्रोच है रिप्लेसमेंट चार्ट। रिप्लेसमेंट चार्ट इस चीज को डिपिक्ट करता है, इस चीज को शो करता है कि अगर कंपनी के अंदर हायर लेवल की जॉब पोजीशंस वेकेंट हो जाती हैं तो इन वेकेंट जॉब पोजीशंस को इंटरनली एम्प्लॉयज की मूवमेंट से फिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉप पोजीशन वेकेंट होती है तो नीचे से किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करके उस जॉब पोजीशन को फिलअप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या एक एम्प्लॉय की ट्रांसफर करके उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायर लेवल जॉब पोजीशंस पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनली एम्प्लॉयज की मूवमेंट से फिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कि उनकी जगह पे किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करके अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देके हायर लेवल जॉब पोजीशंस को फिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है स्टाफिंग टेबल। स्टाफिंग टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो कि डिफरेंट जॉब पोजीशंस के अगेंस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को शो करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। तो स्टाफिंग टेबल को यूज करते हुए इजीली कंपनी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन किया जा सकता है। नेक्स्ट अप्रोच है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब यह है कि अगर कंपनी की जो क्रिटिकल जॉब पोजीशंस हैं वो वेकेंट हो जाती हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है या नहीं है। क्रिटिकल जॉब पोजीशंस का मतलब यह है कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, अगर उसमें से कोई जॉब पोजीशन वेकेंट होती है, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो क्रिटिकल जॉब पोजीशंस के लिए बैकअप प्रिपेयर करना, इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। लास्ट अप्रोच है फ्लो मॉडलिंग और मार्कोव एनालिसिस। इस टेक्निक को एक रशियन मैथमेटिशियन मार्कोव ने डेवलप किया। Transition probability matrix is developed to determine the probabilities of job incumbents remaining in their jobs for the forecasting period. Markov analysis employees की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर जो मूवमेंट होती है उसकी एवरेज रेट को कैलकुलेट करता है और इसकी बेस पर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाता है। अब एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर किस तरह की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज की ट्रांसफर हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, डिमोशन हो जाती है, या एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो मार्कोव एनालिसिस के अंदर एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज की एवरेज रेट ऑफ मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है पिछले एक साल का। यहाँ पे डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, जैसे कि मैनेजर है, सुपरवाइजर है, लाइन वर्कर है, और यहाँ पे इन एम्प्लॉयज का स्टेटस है कि इनकी मूवमेंट कैसी रही, कि इन एम्प्लॉयज की प्रमोशन हुई है, डिमोशन हुई है, ट्रांसफर हुई है, या ये एम्प्लॉयज जॉब को छोड़ के चले गए हैं। तो 15% ऐसे मैनेजर्स थे जो कि जॉब को छोड़ के चले गए, वो ऑर्गेनाइजेशन से चले गए। 85% मैनेजर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब पोजीशन को रिटेन किया है। 0% मैनेजर ऐसे थे जो कि मैनेजर से सुपरवाइजर बने या मैनेजर से लाइन वर्कर बने। मैनेजर से सुपरवाइजर बनना या मैनेजर से लाइन वर्कर बनने का मतलब यह है कि मैनेजर्स की डिमोशन हुई है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर। 10% सुपरवाइजर ऐसे थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए। 15% सुपरवाइजर ऐसे थे जिनको प्रमोशन मिली और वो मैनेजर बन गए। 70% सुपरवाइजर ही रहे। 5% सुपरवाइजर ऐसे थे जिनकी डिमोशन हुई और उनको लाइन वर्कर बना दिया गया। 20% लाइन वर्कर ऐसे थे जो कि जॉब को छोड़ के चले गए। किसी भी लाइन वर्कर को मैनेजर की जॉब पोजीशन पे प्रमोशन नहीं मिली। 15% लाइन वर्कर ऐसे थे जिनको प्रमोशन देके सुपरवाइजर बना दिया गया और 65% लाइन वर्कर ही रहे। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की मूवमेंट के एवरेज रेट को कैलकुलेट करता है और इसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो ये डिफरेंट सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।